नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज हम उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का निर्माण को देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस समय खासकर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय देखिए सबको कोल्ड, खांसी, जुकाम सबको हो रहा है क्योंकि मौसम बदल रहा है। और आप ये बात मानिए कि अगर आप एक दिन बीमार पड़ते हैं तो आप औरों से न जाने कितने पीछे हो जाते, क्योंकि जब आप बीमार पड़ के एक दिन या 2 दिन नहीं पढ़ेंगे उस समय बाकी बच्चे आपसे पढ़ के आगे निकलते। तो इस समय सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का रखना। खूब खाइए और खूब सोइए और खूब पढ़िए। आपके जिम्मे 3 ही काम होना चाहिए, खाना, सोना और पढ़ना। इसके अलावा बाकी जितने भी काम है अपने घर में सबको बोलिए कि ठीक है पेपर बात कर लेंगे, एग्जाम हो जाएगा, तब बोर्ड हमारा 3 ही महीने, कितने दिन बचा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने, आपका फरवरी में एग्जाम ही है। तो घर वालों से, गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स को मैं बोलती हूँ, मम्मी लोगों से कहो कि जो भी काम है वो हम एग्जाम के बाद देंगे, बस 3 महीने हमको टाइम दे दीजिए। उसके बाद आपको जो चूल्हे पे खाना बनाना जितना काम होगा आप सारा करिएगा। और लड़के लोग भी यही करेंगे कि पहले एग्जाम दे लें, उसके बाद आपको घर वालों को जितनी मेहनत करवानी है उतनी। और हाँ, सिर्फ घर वालों का काम ही नहीं, आप जो मोबाइल में, फोन में, यानी कि टीवी में जो लगातार देखते रहते हैं उसे भी छोड़ दीजिए, उस काम को भी आप पेंडिंग में रखें। अरे एक बार पेपर दे लीजिए, बोर्ड एग्जाम, एक बार सफल हो जाइए, उसके बाद टीवी क्या मन करेगा घर में बड़ा टीवी लगाइएगा, आराम से सो के देखिएगा। जो टाइम मिलेगा 10th से 11th के बीच में आपको काफी समय मिलेगा, सारे शौक पूरे कर लीजिएगा। जितने भी सीरियल, जितने भी फिल्में, सब बाद में देखिएगा। क्या इनका देखिए, जो नई फिल्में लॉन्च होती हैं, अभी जरूरी थोड़ी जो नई फिल्में लॉन्च हो आप देखें। आप लोगों से भी कह रहे हैं, ऑनलाइन वालों से भी, कि जो नई फिल्में लॉन्च होती हैं उनको आप 2 दिन में, 2 महीने बाद देख लेंगे तो उनमें कुछ बदलेगा थोड़ी, वही फिल्में तब भी रहेंगी। तो आपको अभी सब कुछ छोड़ना है, चाहे अपनी नींद हो, चाहे सब चीज त्याग के आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। केवल 3 महीना, एक बार 10th में अच्छा नंबर आ गया उसके बाद फिर तो आप मजे करेंगे, तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे और आपको करने में मजा भी आएगा। नहीं तो अगर अभी आप फिल्में और सीरियल देख देख के अपना समय बर्बाद करेंगे तो फिर बाद में वो 3-4 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तो आप बस एक काम करेंगे और वो आपके लिए पछतावा और दूसरा रोना। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, सब छोड़िए। कहते हैं ना कि जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रतिबिंब का निर्माण हो, मैथ्स के हो, हिंदी के हो, और भी सारे सब्जेक्ट पे लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। मैं 1 मिनट में पिछली क्लास को रिवाइज करती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। हम दर्पण का निर्माण पढ़ रहे थे, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ रहे थे। तो हमने दर्पण को देखा था, दर्पण 2 प्रकार के हमने देखा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का भी हमने 2 प्रकार देखा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का हमने प्रतिबिंब निर्माण देख लिया था, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हमें अभी आज सीखना है। तो चलिए बड़े ही मजेदार तरीके से हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा इसको देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मतलब कब प्लस साइन रखना है, कब माइनस रखना है, किसको प्लस कहेंगे, किसको माइनस कहेंगे, इसको देखेंगे। दर्पण का सूत्र, दर्पण का एक सिंपल सा सूत्र है जिससे हर एग्जाम में स्पेशली आपके 9th 10th में तो 9th में तो नहीं है, 10th में तो स्पेशली आपका दर्पण के सूत्र पे क्वेश्चन जरूर आता है वहां से। और फिर हमको देखना है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी कब प्लस रखेंगे, कब माइनस रखेंगे, उसको भी समझेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे और इसके बाद फिर हम अपने आगे के टॉपिक्स पर जाएंगे। तो देखिए हमने उत्तल दर्पण में 6 स्थितियों को देखा था। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थिति आपने देखी थी। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पिछले का 2 वीडियो आप देखेंगे। एक वो जिसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब हमने बताया है कि जो समांतर आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, जो फोकस से होकर आएगी वो समांतर होकर जाएगी, जो वक्रता केंद्र से होकर आएगी वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। इन तीनों नियमों का पालन करके हमने कहा था इनमें से कोई भी 2 नियम उठाते हैं और प्रतिबिंब का निर्माण
करते हैं। तो अवतल दर्पण में हमने 6 स्थितियां प्राप्त की थी। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? उत्तल दर्पण की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, जब अवतल दर्पण की बात हम पढ़ते थे, 1 मिनट में इधर आते हैं। जब हमने अवतल दर्पण की बात कही थी तो हमने कहा था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से होकर जाती है। फिर हमने कहा था फोकस से, ये रहा हमारा, सॉरी, एक सेकंड, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा वक्रता केंद्र। फिर हमने कहा कि जो रेखा फोकस से होकर आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और तीसरा नियम हमने कहा था कि जो वक्रता केंद्र से होकर आएगी वो वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाती है। ये तो अवतल दर्पण में था। उत्तल दर्पण में कैसे होता है? देखिएगा, उत्तल दर्पण में चूंकि सब चीज दर्पण के पीछे पड़ती है, यानी ये है हमारा उत्तल दर्पण। क्या है? ये है हमारा उत्तल दर्पण। एक सेकंड रुकेगा, मैं रिस्क करता हूं इसको। ये है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए हम क्या करेंगे? जो चीज यहां पर हमारा होता है फोकस और यहां पर होता है वक्रता केंद्र सी, क्योंकि आप कहते थे वक्रता केंद्र वो होता है, ये जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और ये रहा फोकस। तो इसमें हर चीज दर्पण के पीछे, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन यहां से, तो प्रकाश इस पार तो जाएगा नहीं, तो ये इधर निकल जाता है। हम ऐसा इसको मान लेते हैं कि ये आके कहां? फोकस पे मिलता है। ऐसा हम ऐसा मान लेते हैं कि ये आके फोकस पे मिलता है। फिर कोई प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर आती है वो इसी पर वापस लौट जाती है। तो हम पीछे ले जाके इसको मिलाते हैं और कहते हैं कि ये कहीं वक्रता केंद्र पर जाके मिल रही होगी। इसी नियम का उपयोग करके अब हम चलते हैं प्रतिबिंब का निर्माण करने। तो देखिएगा, प्रतिबिंब के निर्माण में ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। ये है हमारा ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C और ये फोकस F। 2 स्थितियां। अवतल दर्पण में हमको कई सारी स्थितियां मिलती थी। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में हम एक बार अनंत पे रख रहे थे, फिर एक बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे थे, फिर एक बार वक्रता केंद्र पर रख रहे थे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर और फिर फोकस और ध्रुव के बीच। लेकिन यहाँ क्या है? कुछ इधर है ही नहीं, सब चीज दर्पण के पीछे है। तो हम एक बार वस्तु को अनंत पर रखते हैं और उसके बाद एक अगली कंडीशन देखेंगे। देखिएगा, ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। हमने कहा पहला टॉपिक लिखा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो कहां रखते हैं वस्तु को? अपने हम अनंत पर। ये रही हमारी वस्तु A B। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो रेखा यहां से हम 2 किरण गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। हम कहते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहां से ये इधर निकल जाती है। जब इसको हम पीछे की तरफ लाके मिलाते हैं तो ये कहां जाके मिलती है एक दूसरे को? फोकस पर। कहां? फोकस पर। उसी तरह से हम यहां से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसको जो ये टकरा के गई, इसको हम आगे ले जाके मिलाए तो ये कहां मिली? जाके फोकस पे। टकराने के पश्चात किरणें एक दूसरे को जहां मीट करती हैं वहीं क्या करते हैं हम? प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये कहां मिल रही है एक दूसरे से? फोकस पर। प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? फोकस पर। तो चलिए देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर कहां बन रहा है? फोकस पर या फोकस बिंदु पर कैसा बन रहा है? तो आप लिखेंगे सीधा, बिंदु आकार का बन रहा है, सीधा, आभासी और कैसा? बहुत छोटा, यानी कि बिंदु आकार का। बिंदु आकार का। 1 मिनट देखिएगा फिर से, बिंदु आकार
का। देखिए प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, तो हमने कहा प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर, इसी बिंदु पर बना। फिर कहाँ बना, सीधा बना। प्रतिबिंब ऊपर की किरण ऊपर निकल गई, नीचे की किरण नीचे निकल आई, तो प्रतिबिंब सीधा बना। कैसा बना, दर्पण के पीछे बन रहा है। सच में किरणें एक दूसरे को कहीं मिल नहीं रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दर्पण आभासी बन रहा है। हम जबरदस्ती ले जाके कहीं इसको मिला के ऐसा मान रहे हैं कि बन रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब आभासी है। और कैसा है, तो बहुत छोटा। वस्तु हमारी बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब बहुत छोटा, तो बिंदु के आकार का। आपको एक चीज पता चली होगी, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, किसमें, उत्तल दर्पण में, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक, अब दूसरी स्थिति क्या देखते हैं। एक बार हमने रख लिया अनंत पर, अब अनंत से कहा, अनंत के बाद केवल ध्रुव P बचा है, बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच, या दर्पण के ध्रुव, या दर्पण के बीच लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो, ये बन गया हमारा दर्पण। अब उत्तल दर्पण, ये हमने पेंट कर दिया, ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, दर्पण के ध्रुव, यानी ध्रुव और अनंत के बीच में, यानी वस्तु हमारी कहीं यहां रखी जाएगी। ये है हमारी वस्तु ए बी, वस्तु ए बी, हमने रखा वस्तु ए बी। फिर वही दो काम करेंगे, कौन कौन सी, एक किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये यहां से टकरा के वापस चली जाएगी, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि ये पीछे जाके फोकस पर मिलती होगी। क्या करती होगी, ये पीछे जाके फोकस पर मिलती होगी, ये किरण पीछे जाके फोकस पर मिलती होगी, तो ये रही हमारी फोकस पर आके किरण हमारी मिल गई। ठीक, फिर दूसरी चीज हम क्या करते हैं, दूसरा हमने कहा कि दूसरी कहां से ले जाएंगे, दूसरी देखिए यहाँ फोकस से नहीं, दूसरी हम ले जाएंगे वक्रता केंद्र से, यानी वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर वापस टकरा के लौट जाती है। जब इसको हम पीछे ले जाके मिलाते हैं, तो ये कहां जाके मिलती है, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब हमारा कहां मिला, देखिएगा फिर से हमने क्या कहा, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई वो फोकस से होकर जाएगी, टकरा के वापस हो गई, जब हम पीछे ले जाके मिलाए तो वो फोकस पर मिली। ठीक, फिर हमने क्या कहा कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, या वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो टकराकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो जब हम ये वापस लौट गई, हम इसको पीछे मिलाएं, तो हमने देखा प्रतिबिंब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिलती हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिलती हैं, वहीं क्या कर देते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब हमारा बन गया यहाँ पर A डैश B डैश, क्या बना, A डैश B डैश। अब लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, देखिए सबसे पहली चीज तो प्रतिबिंब कैसा बना है, तो प्रतिबिंब हमारा सबसे पहले बना है आभासी। कैसा है, आभासी, क्योंकि किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिल रही। और हमने कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब किरणें वास्तव में कहीं जाकर मिल रही होंगी, तो प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब, एक चीज और आपको मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो ऑब्वियस है कि वो उल्टा होगा, और जब भी प्रतिबिंब सीधा होगा तो वो आभासी होगा, या आभासी होगा तो वो सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी बना है, प्रतिबिंब हमारा सीधा बना है। कहां बना है, ध्रुव और फोकस के बीच। आप लिखेंगे ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। प्रतिबिंब आभासी बना, सीधा बना, ध्रुव तथा फोकस के बीच बना। और कैसा बना है, तो वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो आप लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा।
कैसा बना है? वस्तु से छोटा। इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि आपको याद होगा जब अवतल दर्पण पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अवतल दर्पण हर तरह के प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वास्तविक बड़ा, वास्तविक छोटा, वास्तविक बिंदु आकार का, आभासी बड़ा, सब बना रहा था। केवल एक स्थिति नहीं बना रहा था कि प्रतिबिंब आभासी भी हो और छोटा भी हो। आभासी छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण नहीं बनाता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं प्रतिबिंब हमारा आभासी और छोटा बनाने के लिए। तो यहां तक आपको बात समझ में आएगी। उत्तल दर्पण से दो स्थितियां, एक हमने जब वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब फोकस पर बना। कैसा बना? छोटा बना, बिंदु के आकार का बना, सीधा बना, आभासी बना। ठीक, क्योंकि सारी चीजें दर्पण के पीछे हो रही हैं। फिर दूसरी स्थिति हमने अनंत और ध्रुव के बीच में रख ली, तो हमने कहा कि समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर गई, यहां लाके मिला दिए। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण वही उसी पर लौट गई। तो ये किरणें जहां एक दूसरे को मिली वहीं प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। किरणें कहां एक दूसरे से मिली? तो किरणें मिली हैं ध्रुव और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कैसा? आभासी, दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी है। और कैसा है? सीधा है, ध्रुव तथा फोकस के बीच है और वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा। इस स्थिति को आपको याद रखना है क्योंकि यही स्थिति आपको डिफाइन करने में मदद करती है कि कहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, कहां पर उत्तल दर्पण का। अधिकतर आप लोग क्या करते हैं कि हम रट जाते हैं, यहां अवतल दर्पण का प्रयोग, यहां उत्तल दर्पण का प्रयोग। दर्पण कांच के पीछे, गाड़ी के पीछे अवतल दर्पण, गाड़ी के पीछे उत्तल दर्पण, गाड़ी के पीछे अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, लगातार रटते रहते हैं और इतना बेहतरीन रटते हैं कि कोई बस पूछे दर्पण का प्रयोग और हम तुरंत बताते हैं। लेकिन पेपर में हम भूल जाते हैं कि कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग था और कौन सा उत्तल दर्पण का। उपयोग हमें पूरा याद होता है, बस ये भूल जाता है कि किसको अवतल दर्पण में लिखना था, किसको उत्तल दर्पण में। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर समझ के चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा। आपको चीजें समझ में, आपके दिमाग में कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं रह पाएगा। आपको पता है कि रट के क्लास में हर बच्चा जाएगा, आपको कुछ अलग लिखने के लिए, कुछ सोच के लिखने के लिए कुछ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप सोचिएगा कि उत्तल दर्पण आभासी बनेगा और कैसा? वस्तु से छोटा। एक ही उत्तल दर्पण, तो जहां आपको वस्तु से छोटा, जैसे जब आप गाड़ी के साइड मिरर में पीछे से आता हुआ ट्रक देखते हैं तो क्या उतना ही बड़ा ट्रक देखते हैं जितना बड़ा ट्रक रहता है? नहीं, उतना बड़ा तो शीशे में ट्रक आएगा कैसे? आपको प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। तो वहां पर किसकी जरूरत? आप वहां पर आप जानेंगे कि हमको किस दर्पण की जरूरत। अभी हम आगे इसको समझेंगे कि कहां अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे और कहां उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ये हो गया तो आप इसको शॉर्ट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी की तरफ। हो गया? एक बार आप एक सेकंड और देख लीजिएगा आप एक चीज। ये आपके अवतल दर्पण की दो स्थितियां हैं और उत्तल दर्पण में अगर आप अवतल दर्पण में कोई आपसे कहे तो आपने कितनी स्थितियां प्राप्त की थी? 6 स्थिति। एक बार आप वस्तु को अनंत पर रख रहे थे, फिर आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर और फोकस और ध्रुव के बीच। 6 स्थितियां आपने प्राप्त की थी। 5 स्थितियों में आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना था। एक स्थिति जब फोकस और ध्रुव के बीच थी वहां आपको सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना था और वस्तु से बड़ा भी बना था। तो इन 6 स्थितियों और ये 2, इन 8 स्थितियों का अध्ययन आपको करना है। आप क्लास को ध्यान से समझिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आप क्लास खत्म होते होते दर्पण से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। बिना रटे आपको समझ के सारी चीजें समझ आ जाएंगी।
अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बुक में इतनी बड़ी लिखी होती है कि अगर बच्चा देखे तो घबरा जाए, ऊपर नीचे कुछ नहीं, सिंपल आपको बस एक लाइन में समझना है। ये बनाया आपने दर्पण। क्या बनाया आपने, दर्पण। ये कैसा दर्पण है आपका, तो ये है आपका अवतल दर्पण। आप लोग मेरे साथ बोलिए, कैसा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। बार बार बनाएंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ये हमने खींचा दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या खींचा हमने, मुख्य अक्ष। ये रहा हमारा ध्रुव, ये रहा फोकस F, ये रहा वक्रता केंद्र C। हालांकि इन सबकी यहां जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम बना लेते हैं। ये है हमारा उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण का ध्रुव P, ये है फोकस F, ये है वक्रता केंद्र C। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। चिन्ह परिपाटी को आप एक लाइन में लिखिएगा, अभी समझ में आएंगे। सबसे पहले आप सीधे लिखिएगा, बाईं ओर की दूरी को, बाईं ओर की दूरी को, बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक, बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरी को धनात्मक लेते हैं, तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक लेते हैं, दूरी को धनात्मक लेते हैं। क्या करते हैं, तो हमने कहा बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरी को धनात्मक, यानी लेफ्ट साइड पे जितनी भी चीजें होंगी वो माइनस में रखी जाएंगी और राइट साइड पे जितनी भी चीजें होंगी उसको किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। लेकिन किससे दायां किससे बायां, हमसे आपसे किससे, ये तो हमने मेजर ही नहीं कहा, अभी तो नहीं बोला हमने कि किससे। तो आपको पहले ये जानना है कि किससे। आप बताइए किसकी बाएं और किसके दाएं तरफ की बात की जा रही है, किसके बाएं होगा किसके दाएं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सब होगा दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव से जो भी बाएं होगा वो होगा माइनस में, ध्रुव से जो भी दाएं होगा वो होगा प्लस में। तो आप यहां लिखिएगा बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरी को धनात्मक। यहां आप ब्रैकेट में लिखेंगे ध्रुव से। सारी दूरियां कहां से मापेंगे, तो आप लिखेंगे ध्रुव से। सभी दूरियों को, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव से, कहां से, ध्रुव यानी कि पोल से, ध्रुव से मापी जाती हैं, से मापी जाती हैं। अब आप बताइए इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हम बाएं चीजों को माइनस रखेंगे और क्यों जरूरत पड़ी कि दाएं की चीजों को प्लस रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने अवतल दर्पण में, फिर हम कहते हैं अवतल दर्पण में 6 स्थितियों को प्राप्त किया। यानी कि अब एक चीज आप और देखिएगा, जहां हमारी वस्तु, हम जहां जहां वस्तु रख रहे थे कहीं से भी कहीं तक, तो ये मान लीजिए हमने रखा ए बी हमारी वस्तु। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को दिखाते हैं हम यू से। किससे दिखाते हैं, यू से। ये लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे ध्रुव से वस्तु या दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं हम, यू से। फिर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी स्थितियों में हमने प्रतिबिंब प्राप्त किया था, चाहे यहां प्राप्त किया फोकस पर या इधर या इधर या इधर, मान लीजिए कि हमारा इसका प्रतिबिंब यहां मिला है, तो ये होती है हमारी, इसको हम दिखाते हैं V से। किससे दिखाते हैं, V से। ये होती है हमारी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इस चीज को आपको याद रखना होगा कि दर्पण से जो वस्तु जहां पर रखी है उसको हम U से दिखाते हैं और जो प्रतिबिंब जहां पर बनता है उसको हम V से दिखाते हैं। ये चीजें आपको कंफर्म हुई। अब ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में हम 5 स्थितियों में प्रतिबिंब इधर बाईं ओर प्राप्त कर रहे थे, यानी कि 5 स्थितियों में हमारे साथ क्या होगा, प्रतिबिंब की V को किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जब हम प्रतिबिंब यहां प्राप्त कर रहे थे दाहिनी तरफ, दर्पण के दाईं ओर, तो यहां आप लिखेंगे, यहां किस में होगी, पॉजिटिव में। अभी आपको ये सब कुछ नहीं समझना, आप सिर्फ एक शब्द में समझिएगा कि जो भी चीजें, वैसे मैं इसको इरेज करती हूं,
जो भी चीजें आपको दर्पण के बाईं ओर मिलेंगी, जो भी चीजें आपको दर्पण के बाईं ओर मिलेंगी वो नेगेटिव मिलेंगी, और जो भी चीजें आपको दर्पण के दाईं ओर मिलेंगी वो पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक, अब देखिएगा उत्तल दर्पण में क्या है। उत्तल दर्पण में आप देख रहे थे कि लगभग हर चीज यानी फोकस भी आपको फोकस कैसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने इसी को तो कहा था फोकस दूरी, ये भी दाईं ओर है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव। ठीक, अब हम दो कॉलम बनाते हैं, एक अवतल दर्पण के लिए और एक उत्तल दर्पण के लिए। तीन चीजों की वैल्यू किसकी किसकी, u की, v की और f की। समझते हैं कब u v f प्लस होगा, कब u v f माइनस होगा। तो इसको आपने लिख लिया तो हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा आप लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए, अवतल दर्पण। यहां हम लिखते हैं अवतल दर्पण और यहां हम लिखते हैं उत्तल दर्पण। क्या लिखते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये क्या क्या निकालना है हमको, एक हमको निकालना है u, एक हमको निकालना है f और एक हमको निकालना है v। तीन चीजों का मान हमको ज्ञात करना है। ये दोनों साइड आप देखिएगा आप क्लियर रहेंगे कब कब किसको माइनस रखना है किसको प्लस रखना है। तो देखिएगा बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने कहा कि अवतल दर्पण के लिए u की वैल्यू कैसी रहेगी, तो याद रखिए ये रहा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी गई, यहां 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 जब भी हमने रखा तो दर्पण के बाईं ओर रखा, यानी u का मान कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक हम यहाँ पे लिख देते हैं जिनको समझने में दिक्कत हो, हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अब अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, तो ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारी फोकस, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हमने क्या कहा था, फोकस दूरी f। ठीक, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, तो वो किस तरफ पड़ रहा है, आप देख रही हैं बाईं तरफ, और हमने कहा बाईं तरफ हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, तो फोकस दूरी भी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, माइनस होगी। ठीक, अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी यानी v कैसा होगा। तो आपको फिर वहीं हम आते हैं कि अवतल दर्पण में हमने 5 स्थिति प्राप्त की थी। देखिएगा 5 स्थिति को हम बाईं तरफ प्राप्त किए थे, एक फोकस पर, एक फोकस और वस्तु के बीच, एक वक्रता केंद्र पर, एक वक्रता केंद्र से इधर, एक इधर और एक स्थिति को इधर। तो ये 5 स्थितियां जो थी, 5 स्थितियां बाईं ओर पड़ी थी यानी नेगेटिव में, और एक स्थिति दाईं ओर पड़ी थी यानी कि पॉजिटिव में। तो अवतल दर्पण द्वारा ये दोनों तो हम क्लियर थे, यानी ये भी कह रहा था हम तो हमेशा माइनस माइनस रहेंगे, ये कह रहा है हम तो हमेशा माइनस माइनस रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति हमेशा नेगेटिव होते हैं, उनसे आप कुछ कहिए ये काम, अरे नहीं होगा रहने दीजिए, ये काम अरे 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 नहीं नहीं गलत हो जाएगा तो कैसे होगा, यानी कि उनका काम ही सिर्फ ये होता है नेगेटिविटी फैलाना। अगर आप उनके संपर्क में रहे तो ऑब्वियस है कि आप भी एक नेगेटिव पर्सन हो जाएंगे। तो कुछ हमेशा कहते हैं कि हम तो नेगेटिव ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए हटाइए बात खत्म। तो ये लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं। और कुछ क्या होते हैं, जब काम होता है सही तो पॉजिटिव, अरे सब अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ठीक है बहुत सही है। जैसे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई कहते हैं काम गड़बड़ा गया, नेगेटिव हो गया, अरे हमको पहले ही पता था, नहीं करना चाहिए था, गलती कर दी करके, आपकी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। तो वो कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव। वही काम इन महाशय का है, ये भी क्या करते हैं, ये महाशय कभी नेगेटिव होते हैं कभी पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। v का मान अवतल दर्पण के लिए धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, पर आप याद रखिएगा 5 केसेस में ऋणात्मक होता है, बस एक केस होता है जब ये कैसा हो जाता है, धनात्मक। तो आपको अवतल दर्पण क्लियर हुआ। ठीक, बाईं ओर जो रखा, हम वस्तु हमेशा यहीं रख रहे थे, हमेशा इधर ही रख रहे थे, तो हमने कहा ये नेगेटिव होगा। f हमेशा बाईं ओर ही फोकस रहता है दर्पण के, तो हमने कहा ये भी नेगेटिव होगा। v की बात आई 5 स्थितियों में बाईं ओर, एक स्थिति में दाईं ओर, तो हमने कहा ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ठीक, देखिए उत्तल दर्पण के लिए आप 2 स्थिति रखे, एक अनंत पर वस्तु रखे थे, एक अनंत और ध्रुव के बीच रखे थे। ठीक, यानी कि दोनों स्थितियों में वस्तु कहाँ रखी गई, दर्पण के बाईं ओर, और बाईं ओर क्या रखेंगे, नेगेटिव, बाईं ओर क्या होगा, माइनस होगा।
तो हमने कहा उत्तल दर्पण के लिए भी वस्तु की दूरी यानी u का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक, उत्तल दर्पण के लिए f का मान देखते हैं। तो उत्तल दर्पण जो है वो इधर फोकस, इसका फोकस भी इधर है, वक्रता केंद्र भी दर्पण की दाईं ओर है। तो इसके लिए फोकस दूरी हमेशा, ये जो फोकस दूरी f है ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। ये बड़ा ही पॉजिटिव पर्सन है, हमेशा कहता है कि अरे कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, इंतजार करते हैं कुछ अच्छा होगा, हमेशा इसको पॉजिटिविटी दिखती है। अब उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब यानी कि V की स्थिति कैसी थी, तो आपने देखा था उत्तल दर्पण में 2 बार प्रतिबिंब हम बनाए थे, दोनों बार दर्पण की दाईं तरफ, एक बार यहां और एक बार यहां बना था, दोनों बार दर्पण के दाईं तरफ। तो ये भी कैसा बनता है, हमेशा धनात्मक। कैसा बनता है, धनात्मक। तो आपको एक चीज ध्यान में समझी होगी कि u का मान यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, क्योंकि हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं तरफ ही रखी जाएगी। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी क्योंकि इसकी बाईं तरफ पड़ती है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी क्योंकि इसके दाईं तरफ पड़ती है। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक है क्योंकि दोनों तरफ प्रतिबिंब, दोनों बार में प्रतिबिंब दाईं तरफ बना है। लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब धनात्मक भी है और ऋणात्मक। बस यही आपको एक बार याद करना होगा कि यहाँ धनात्मक भी बनेगा और ऋणात्मक भी बनेगा। तो मैं समझू कि आपको ये चिन्ह परिपाटी समझ में आई। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि बाईं ओर की सबको क्या रख देना है, माइनस, और दाईं ओर की सबको क्या रख देना है, प्लस। कहां से मेजर करना है, तो वो ध्रुव से। ध्रुव से बाएं जो पड़ा वो हुआ माइनस, ध्रुव से दाएं जो पड़ा वो हुआ प्लस। जो अच्छे से दाहिने दाहिने बढ़िया, ऐसे भी कह सकते हैं, जो दाहिने चलता गया, बढ़िया से चलता गया, वो हमेशा आगे बढ़ता गया। जो पीछे पीछे बाएं बाएं इधर उधर घूमता रहा वो कैसा होता रहा, माइनस होता रहा। ठीक, और यहाँ पर भी एक बार प्लस हुआ और एक, मतलब 5 स्थितियों में आपको प्लस दिखा और एक स्थिति में आपको माइनस दिखा। यहाँ तक कंफर्म हुआ आपका। अब एक चीज और देख लेते हैं, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। एक और चिन्ह की परिपाटी में आपको एक चीज और समझते हैं, इसको पहले लिख लीजिए आप, हम रिस्क कर लें फिर आगे देखते हैं। देखिएगा, एक दर्पण का सूत्र आपको देखने को मिलेगा, पहले मैं उसको लिख देती हूँ फिर आप देखिएगा। दर्पण का सूत्र है, दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र बड़ा ही फेमस सूत्र है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वेयर आप लिखेंगे वेयर, मतलब जहां, वेयर v इज इक्वल टू, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कहां से, फिर आपको बताना है दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से। प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। f क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को f से दिखाते हैं, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं। आपको पता है कि u हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे अवतल दर्पण के लिए हो चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो। ठीक, अब चलते हैं, हमने आपसे कहा एक और चिन्ह परिपाटी आप समझिएगा। दोनों दर्पणों के लिए आप देख रहे थे कि जब जब हम वस्तु को यहाँ रख रहे थे तो प्रतिबिंब मान लीजिए हमको यहाँ मिल रहा था, फिर यहाँ रख रहे थे तो प्रतिबिंब कभी यहाँ मिला था। तो आप एक चीज रखिएगा, जब भी ऊपर होगा यानी ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की लंबाई, कितना बड़ा प्रतिबिंब रखा, कितनी बड़ी, आपने कहा ना कितनी बड़ी हमने वस्तु रखी, कितनी बड़ी। जैसे जब आप अवतल दर्पण की 5 स्थितियां प्राप्त कर रहे थे तो आपने कहा था प्रतिबिंब पहले बहुत बड़ा था तो वस्तु पहले बहुत बड़ी थी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बना। फिर वस्तु जब अनंत से ले आया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे तो उससे छोटी बनी। फिर वक्रता केंद्र पर दोनों तरफ आपने क्या बना दिया, बराबर प्रतिबिंब बना दिया। तो फिर आपने कहा कि इधर जैसे वस्तु बढ़ी प्रतिबिंब हमारा बढ़ता चला गया। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा है कितना छोटा है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, ये देखने के लिए हम आगे निकालेंगे अभी रेखीय आवर्धन को। लेकिन उससे पहले चिन्ह परिपाटी में आप ये समझिएगा, ऊपर की दूरी को, ऊपर की लंबाई धनात्मक में या पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव लेते हैं
तथा लेते हैं तथा नीचे की लंबाई तथा नीचे की लंबाई को नेगेटिव लेते हैं, यानी कि ऊपर हमेशा पॉजिटिव नीचे हमेशा नेगेटिव, ऊपर हमेशा पॉजिटिव और नीचे हमेशा नेगेटिव। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ कोई प्रतिबिंब बना ही नहीं था। प्रतिबिंब की केवल दो स्थितियां प्राप्त हुई थी, एक यहाँ दर्पण के बाईं तरफ नीचे मिल रहा था और दूसरा दर्पण के दाईं तरफ ऊपर मिल रहा था, और वस्तु हम लोग हमेशा ऊपर ही रख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जब ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। यही उत्तल दर्पण में भी, ये दोनों दर्पण के लिए सेम है। उत्तल दर्पण में भी यही होगा कि जब चीजें ऊपर होंगी, वस्तु ऊपर रखी होगी तो ये पॉजिटिव, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो, जो भी नीचे होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर का यहाँ ऊपर का होगा पॉजिटिव और नीचे का होगा आपका नेगेटिव। इस चीज को आप नोट करिएगा। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं अब रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन की तरफ। हो गया, चलिए अब इन सारी चीजों को इकट्ठे करेंगे और हम धीरे धीरे अपने न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं जो हमें सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं रेखीय आवर्धन, यही टॉपिक ही हमारा है, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? तो देखिए रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? आप कहेंगे किसी भी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या? आप सिंपल एक लिखिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिएगा आपने कहा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु किसी भी दर्पण के लिए, आप लिख सकते हैं किसी भी दर्पण के लिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किसी भी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो हम लिखते हैं रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र बनाते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे दिखाते हैं? तो रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। किससे? m से। ये m क्या है? ये यही मैग्निफिकेशन है, इसीलिए आपको मैं बार बार m बता रही थी, मैग्निफिकेशन बता रही थी, क्योंकि इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m मैग्निफिकेशन, यहां से m लेते हैं। m इज इक्वल टू आप लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या लिखेंगे आप? वस्तु की लंबाई। कितनी बड़ी वस्तु है, कितनी बड़ी प्रतिबिंब है, यही निकालना है। वस्तु की लंबाई। तो देखिएगा प्रतिबिंब की लंबाई को आप दिखाते हैं I से यानी इमेज, और वस्तु की लंबाई को आप दिखाते हैं O से यानी ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू I अपॉन O, या इसी को हम एक और चीज से लिखते हैं, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से देखिएगा एक चीज और इसमें आपको देखने को मिलेगा, m इज इक्वल टू V अपॉन U। m इज इक्वल टू V अपॉन U, ये प्रतिबिंब और ये वस्तु। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस कब करना है, प्लस कब करना है, वो आपको अपने चिन्ह परिपाटी के अनुसार सीखना होगा, जो अभी हमने पीछे सीखा है। जब वस्तु ऊपर होगी, देगा कि वस्तु ऊपर है कि नीचे है, तो आप जब वस्तु ऊपर होगी तो आप U पॉजिटिव रखेंगे, जब वस्तु नीचे होगी तो आप U नेगेटिव रखेंगे। लेकिन एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा, U कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा।
क्योंकि u हमेशा ऊपर था। आपको याद होगा कि प्रतिबिंब हम हमेशा ऊपर रख रहे थे, जब भी रखा हमने ऊपर रखा था दोनों दर्पण के लिए। तो u का मान पॉजिटिव, v का मान देखिए कैसे निकालते हैं आप, फिर यहाँ पे देखिएगा u और v का मान कैसे निकालते हैं। अगर v का मान हम अवतल दर्पण के लिए निकालते हैं तो याद होगा कि अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में प्रतिबिंब नीचे बन रहा था, और जब जब नीचे बन रहा था तो v का मान यानी कि h ऑफ i h लिखते हैं, एच आई लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। एक स्थिति में अवतल दर्पण के ऊपर बना था तो यहाँ पे एच आई कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, रही बात उत्तल दर्पण की, तो आपने उत्तल दर्पण के लिए देखा कि दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब ऊपर ही बना था, तो इसके लिए दोनों स्थितियों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन, एच आई, हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगी उत्तल दर्पण की 2 स्थितियों में, और अवतल दर्पण की एक स्थिति में पॉजिटिव और बाकी की स्थितियों में नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। आप फिर से देखिएगा, इसके लिए मैं ग्राफ आपको बताती हूँ, ये कब कब माइनस होगा और कब कब प्लस होगा। तो देखिएगा आप, एच आई हम लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं एच ओ, तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट एच आई अपॉन एच ओ, आई अपॉन ओ। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस होगा, ये हमेशा क्या होगा, प्लस, क्योंकि इसको हमेशा हम ऊपर रख रहे थे। इमेज प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 5 स्थितियों में इमेज ये नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि 5 स्थितियों में इमेज नीचे बन रही थी। आप लिखेंगे, मान लीजिए कि 1 मीटर वस्तु आपने रखी थी और नीचे 1 मीटर की इमेज भी बन गई, तो आपने लिखा -1 अपॉन 1। क्यों, ये नीचे की तरफ बना है तो आपने रखा -1 अपॉन m1, रेखीय आवर्धन मिला आपको -1। कैसा आया, नेगेटिव। लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण में 1 मीटर की वस्तु रख रहे हैं और 1 मीटर की प्रतिबिंब बनेगा, तो आप हाइट ऑफ इमेज भी 1 रखेंगे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों कैसा होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब ये वाला हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव मिलेगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन जब ये भी पॉजिटिव मिले तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। आपको याद क्या करना है रेखीय आवर्धन में, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो हमने कहा रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, कितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है और कितनी बड़ी उसकी इमेज बन रही है। प्रतिबिंब की लंबाई को हमने आई से कहा और वस्तु की लंबाई को हमने कहा ओ से, यहाँ पे डिनोट किया। m इज इक्वल टू हो गया आई अपॉन ओ, या इसी को हमने लिखा एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने कहा m इज इक्वल टू वी अपॉन यू भी लिखते हैं माइनस। इसका जो ये माइनस का साइन है ये कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ये हमारे इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रखी जा रही थी और हमेशा u की वैल्यू प्लस ही होगी, लेकिन v की वैल्यू जिन जिन स्थितियों में प्रतिबिंब नीचे बन रहा था, जो कि अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में बना, प्रतिबिंब नीचे बन रहा था तो वहां पे इसकी वैल्यू माइनस होगी, और अवतल दर्पण की 1 स्थिति और उत्तल दर्पण की 2 स्थिति, यानी इन 3 स्थितियों में प्रतिबिंब ऊपर बन रहा था तो वहां पे इसकी वैल्यू प्लस होगी। तो ये हमको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे ध्यान देना होगा कि कब प्लस रखना है कब माइनस। एक बार हम फिर से अपने पूरे क्लास को रिवाइज करते हैं। देखिए, हमने कहा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, आपने 2 स्थिति रखी। एक बार आपने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब आपको फोकस पर मिला, बिंदु आकार का मिला, सीधा मिला, आभासी मिला और बहुत छोटा मिला। एक बार अपने वस्तु को कहाँ रखी, अनंत और दर्पण के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी, तो हमको प्रतिबिंब यहाँ मिला था, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच मिला था प्रतिबिंब। यहाँ भी सीधा मिला था, आभासी मिला था, वस्तु से छोटा मिला था। ये 2 स्थितियां थी। अवतल दर्पण के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। फिर हमने चिन्ह परिपाटी देखा। चिन्ह परिपाटी में हमने कहा कि लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होंगी, बाईं ओर की सभी दूरियों को ऋणात्मक लेंगे और दाईं ओर की सभी दूरियों को हम धनात्मक लेंगे। उसको हमने बहुत अच्छे से समझा, जिसमें हमने देखा कि u हमेशा हमेशा माइनस हो रहा है क्योंकि वो हमेशा बाईं ओर रह रहा है। f फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक थी और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक थी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण के तो दोनों स्थितियों में धनात्मक थी, लेकिन अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में ऋणात्मक हुई और 1 स्थिति में धनात्मक, जब सीधा और आभासी बना। फिर हमने क्या देखा, दर्पण का सूत्र। ये सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी,
दर्पण से कितना दूर प्रतिबिंब बन रहा है। यू क्या है, वस्तु की दूरी। दर्पण से कितनी दूर पर हमने वस्तु रखा है। एफ क्या है, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर हमने कहा रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ऊपर प्रतिबिंब की लंबाई रखेंगे, नीचे वस्तु की लंबाई, इसके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ या एच आई अपॉन एच ओ। इसकी तीन स्थितियां आपको देखनी है। तीन स्थितियां क्या है, जब m का मान 1 से छोटा हो, दूसरा जब m का मान 1 से बड़ा हो, तीसरा जब m बराबर हो 1 के, m 1 के बराबर हो। तीन स्थितियां हैं, m का मान 1 से छोटा हो, m का मान 1 से बड़ा हो और m का मान 1 हो। देखिएगा आप थोड़ा सा इसको देखिए, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। ये m का मान अगर हम हाइट ऑफ इमेज को रख दें 2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रख दें 1, तो आपको m का मान मिलेगा 2 बटे 1 बराबर 2, जो कि क्या है, 1 से बड़ा है। m का मान क्या है, 1 से बड़ा है। तो कब मिला, जब प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है वस्तु से। तो आप लिखेंगे m का मान 1 से तब बड़ा होगा जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी। प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होगी किससे, वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई से। अगली कंडीशन देखिएगा, अगर हम HI का मान 1 रख दें और HO हमारा 2 हो, तो हमको मिलेगा 1 बटे 2, m इज इक्वल टू 1 बटे 2, m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बटे 2, जो कि आपको पता है कि 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा कब मिला, जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी हो। तो हम लिखेंगे यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई छोटी होगी किससे, वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई से। 1 मिनट देखिएगा, फिर आप 1 मिनट देखिएगा इधर, आप हम इसको इरेज करते हैं। आप यहां पे देखिए, देखिए जब हमने यहां पर वस्तु रखा था C और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब हमें छोटा, यानी वस्तु की लंबाई बड़ी थी, प्रतिबिंब की लंबाई छोटी थी। तो यही हमने लिखा कि प्रतिबिंब की लंबाई छोटी और वस्तु की लंबाई बड़ी। जब एक बार हमने वस्तु को यहां रखा था तो हमने देखा था, या फोकस पे रखा था तो हमने देखा था वस्तु इतनी बड़ी बन रही थी वक्रता केंद्र या फोकस के बीच में। तो यहां पर वस्तु की लंबाई छोटी है और प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है। तो हमने कहा जब प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होगी, वस्तु की लंबाई छोटी होगी, तो रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज्यादा होगा। फिर 1 कब होगा, 1 की स्थिति हम प्राप्त करते थे जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र C पर रखते थे। तो जितना प्रतिबिंब था उतनी ही वस्तु, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो अगर हमारा HI, तीसरी कंडीशन हमारी बनेगी, अगर हम बना दें HI की वैल्यू 1 रख दें या 2 रख दें, और HO यानी ऑब्जेक्ट भी 2 मीटर लंबा है और इमेज भी 2 मीटर लंबी, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर। आप लिखेंगे कब, जब प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो किसके, वस्तु की लंबाई के, वस्तु की लंबाई के। आप इसको ध्यान दीजिएगा, m का मान कब बड़ा आएगा, नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब नीचे वाला मान छोटा होगा, ऊपर वाला मान बड़ा होगा, तो ऑब्वियस है कि m का मान बड़ा आएगा। जब नीचे वाला मान बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो ऑब्वियस है कि m का मान छोटा आएगा। और m बराबर कब होगा, जब ऊपर नीचे दोनों बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दर्पण पूरा कंप्लीट है, बस हमको इसके उपयोग देखना है और इसका न्यूमेरिकल देखना है। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।